लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी प्रतिरोध और प्रतिरोधकता के बारे में। जैसे हम यहाँ कहें, अगर हम इसमें जो है डिफरेंस देखना चाहें तो इसमें हम डिफरेंस बना सकते हैं। एक तो होता है प्रतिरोध और एक होती है प्रतिरोधकता। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता को हम यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध भी यहाँ पर ये प्रतिरोधकता कहलाती है, तो इसे विशिष्ट प्रतिरोध भी यहाँ पर कहा जाता है। तो अब हम इसमें एक डिफरेंस अगर हम देखना चाहें तो इजीली हम इसका डिफरेंस को निकाल सकते हैं। प्रतिरोध रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोधकता है विशिष्ट प्रतिरोध, इसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। तो जैसे कि हमने कहा था, जब हमने ओम के लास्ट वीडियोस में हमने ओम के नियम का सदिश रूप दिया था, तो इस ओम के नियम के सदिश रूप में हमने यहाँ पर जो चालकता के बारे में कहा था। चालकता जो होती है सिग्मा होती है, और सिग्मा के लिए हमने फॉर्मूला निकाला था Ne² टो डिवाइड बाय m। और हम ये कहते हैं कि इस प्रतिरोधकता का जो व्युत्क्रम है, चालकता का व्युत्क्रम ही है, क्या कहलाती है? विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है या प्रतिरोधकता कहलाती है। तो 1 में रो यहाँ से हम कह सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम इसको इंटरचेंज कर लें एक दूसरे के साथ, तो यहाँ से जो हमारे पास रो का फॉर्मूला बनता है, रो इज इक्वल टू बन जाता है m अपॉन में ये बनता है Ne² टो, Ne², जहाँ m इलेक्ट्रॉन का मास है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम, प्रति एकांक आयतन इलेक्ट्रॉन की संख्या है, E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और टो जो है इसे बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, श्रांति काल। दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच जो टाइम लगता है, या हम ऐसा कह सकते हैं हिंदी में कि दो उत्तरोत्तर टक्करों के बीच में लगा हुआ समय। हम इसकी अगर बात करें तो जैसे विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक की अगर हम बात करें तो हमने एक फॉर्मूला और जनरेट किया था, और ये फॉर्मूला था हमारे पास रो इज इक्वल टू RA डिवाइड बाय L। यहाँ से हम रो को डिफाइन भी कर सकते हैं L और A को 1 रख करके। तो यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया का जो रेजिस्टेंस होता है वही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, अर्थात प्रति एकांक लंबाई और प्रति एकांक क्षेत्रफल का प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। अब यहाँ से हम बात करें तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट हो जाएगी आपकी ओम इंटू मीटर। ये इसकी यूनिट होती है R रेजिस्टेंस, और A और 8 को सॉल्व करेंगे तो ओम इंटू मीटर आएगा। और अगर हम यहाँ से चालकता की यूनिट की बात करें तो चालकता की जो यूनिट आ जाएगी वो कहलाएगी आपकी, उल्टा बन जाएगा, तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या इसको अपन बोल सकते हैं ओम इनवर्स को बोल सकते हैं साइमन। तो साइमन पर मीटर नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो साइमन पर मीटर भी इसकी यूनिट को यहाँ पर कहा जा सकता है। तो ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स, या कह सकते हैं साइमन पर मीटर, या इस ओम को हम कभी कभी महो भी बोल देते हैं, तो महो पर मीटर, ऐसा भी इसको हम यहाँ पर कह देते हैं। साथ ही साथ हमने यहाँ पर प्रतिरोध की बात की थी, और प्रतिरोध के लिए जो हमने यहाँ पर फॉर्मूला जनरेट किया था, जो फॉर्मूला हमने लिखा था वो लिखा था रेजिस्टेंस R। R क्या है? R रेजिस्टेंस है, और इसके लिए जो हमने कहा था वैल्यू इसकी आई थी ml अपॉन में Ne², तो इसकी वैल्यू आई थी। और इसके मात्रक की हमने बात की थी, मात्रक था इसका ओम, ठीक है। इसे अपन बोलते हैं प्रतिरोधकता, और ये कहलाता है प्रतिरोध। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या होता है? प्रतिरोध जो होता है ये प्रतिरोध लेंथ पर डिपेंड करता है, आपका जो क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम, अर्थात पदार्थ की जो प्रकृति है, इस पदार्थ की प्रकृति पर ये निर्भर करता है।
ठीक है ना, और श्रांति काल पर निर्भर करता है। बट यहाँ से अपन अगर बात करें इस फॉर्मूले से, इस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की अगर बात करते हैं, तो इस कंडीशन में जो रो है, ये रो डिपेंड करता है आपका जो है सीधा सीधा जो है 1/n, या इस 1/n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये, और यही जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/τ। टो मतलब हम यहाँ से बोल सकते हैं टेम्परेचर के, ठीक है। तो हम कहते हैं प्रतिरोध लंबाई बदलने से और क्षेत्रफल बदलने से प्रतिरोध बदल जाता है, बट यहाँ पर विशेष प्रतिरोध जो होता है ये लंबाई और क्षेत्रफल दोनों पर ही निर्भर नहीं करता। ये भले ही हमने फॉर्मूला लिखा है, बट इसमें यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया का जो रेजिस्टेंस होता है, एकांक लंबाई और एकांक क्षेत्रफल का प्रतिरोध ही विशेष प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध जो है ये किसी चालक का गुण होता है, जो चालक की लंबाई उसके क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है, तो ये चालक का गुण है आपका, ठीक है ना। प्रतिरोध क्या है? चालक का गुण है। लेकिन जो विशेष प्रतिरोध होता है ये चालक के पदार्थ का गुण होता है। इसका है चालक के पदार्थ का ये गुण होता है। इसका मतलब कि अगर हम एक वायर ले लें, सपोज कीजिए हमने वायर लिया, कोई सिल्वर वायर ले लिया, और इसको हमने लंबाई बढ़ाई या लंबाई आधी करी, तो प्रतिरोध भी हिसाब से बदल जाएगा। बट यहाँ पर इसी लंबाई का सिल्वर वायर लेने से इसके चाहे कितने भी छोटे छोटे हम टुकड़े कर दें, हमेशा जो है इसका विशिष्ट प्रतिरोध जो रहेगा वो वही का वही रहेगा, इसमें किसी प्रकार से कोई चेंजेस नहीं आएगा। साथ ही साथ जो प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध की हम अगर विमाओं की बात करें, मात्रा तो हमने कह दिया R=V/I होता है। तो जैसे लास्ट सेक्शन में हमने बात की थी, इसका मैंने निकाल के दिखाया था इसकी जो विमाएं, तो इसकी जो विमाएं बनती हैं यहाँ पर प्रतिरोध की विमाएं, तो प्रतिरोध की जो विमाएं होती हैं ये होती है यहाँ से M-1, M-1, L-3, M-1, L-3, सॉरी M-1, L-3, L3 होता है ये, L3, M-1, सॉरी। अगर हम बात करें तो यहाँ से इसकी जो डायमेंशंस होती है रेजिस्टेंस की, वो होती है M1 और ये होती है L3, M1, L3, T-3, और यहाँ से ये L2 होता है आपका M1, L2। हम शायद उसको निकाल भी सकते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर V है, इस V की जगह मैं क्या रख सकता हूँ? पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है? वर्क अपॉन में चार्ज, ये तो होता है W/Q, और साथ में कितना है? I है। अब हम यहाँ से अगर कहें तो W की जगह तो W है, और Q की जगह मैं कितना रख सकता हूँ करंट का डेफिनेशन से? Q=IT, I=Q/T, और साथ में मल्टीप्लाई में ये I हो जाएगा। अब इसके यूनिट्स रख दें तो ये बन जाएगी, डायमेंशंस रख दें तो वर्क की डायमेंशन जैसे मैंने कहा था डायरेक्ट याद रखना है आप लोगों को, M1, L2, T-2, और अगर ये M1, L1, T-2 हो जाता है तो ये डायमेंशंस हो जाती है आपकी फोर्स की। और I² मतलब एम्पियर्स का यूनिट होता है, डायमेंशन भी एम्पियर होता है, और T मतलब ये कैपिटल T होता है। यहाँ से इसकी डायमेंशन जो निकल के आती है वो निकल के आती है M1, L2, T-3 और A-2। लेकिन बिकॉज ऑफ यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसकी यूनिट में ओम के साथ मीटर और इंक्लूड है, तो मल्टीप्लाई कर दें इसको, तो सिंपल सा है। इसकी डायमेंशन हम कह सकते हैं M1, ये बन जाएगा L2 की जगह की लेंथ है, और लेंथ में मीटर है तो L3, T-3 और A-2, ये इसकी डायमेंशंस हो जाती हैं। इस प्रकार डायमेंशंस भी हम दोनों की निकाल सकते हैं, दोनों की यूनिट्स की बात करी, दोनों की डायमेंशंस की बात की। अब हम कहें जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस डिपेंड करता है किस किस पर डिपेंड करता है? तो रेजिस्टेंस जो होता है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। जो रेजिस्टेंस है ये क्रॉस सेक्शन एरिया के रेसिप्रोकल होता है, मतलब अगर क्रॉस सेक्शन एरिया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर बढ़ जाता है तो प्रतिरोध कम हो जाता है, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम हो जाता है तो प्रतिरोध बढ़ जाता है। साथ ही साथ ये रेजिस्टेंस जो है ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है।
R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n होता है, ऊपर फॉर्मूले में है, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर है, यहाँ पर एक साथ में चीज और आती है, ए और आता है इसमें, ए, ठीक है, ये इतनी चीज होती है। तो यहाँ पर R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n मतलब पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है कि पदार्थ की प्रकृति किस टाइप की है। तो उस पदार्थ की प्रकृति पर ये रेजिस्टेंस जो होता है ये इजीली डिपेंड करता है। तो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा ये, पदार्थ की प्रकृति क्या है। तो 1/n का मतलब यहाँ पर ये है, इसको हम लिख सकते हैं कि जो ये होता है ये इस पदार्थ की जो प्रकृति है, इस पदार्थ की प्रकृति पर बहुत इजीली ये डिपेंड करता है। n प्रति एकांक आयतन इलेक्ट्रॉन संख्या है। जैसे हम सिल्वर की बात करें, सिल्वर में n की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, n मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या है। तो जब n का मान बढ़ता है तो प्रतिरोध का मान कम हो जाता है, मतलब सिल्वर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, इसलिए सिल्वर जो है एक बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाए तो आपका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका टक्करों का समय कम हो जाता है, शांति काल का वैल्यू, रिलैक्सेशन टाइम का वैल्यू घट जाता है, जो ऊपर फॉर्मूले में है। अब देखिए यहाँ पर ये ओम्स लॉ की हम बात कर रहे हैं। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, बट हम जब आगे जाकर के सेल की बात करेंगे तो सेल में ये रिलेशन फॉलो नहीं होगा, क्योंकि ओम का नियम केवल धात्विक चालकों के लिए सत्य होता है, और आगे जाके हम सेल की बात करेंगे तो सेल में सब चीज़ें एप्लीकेबल नहीं होंगी। चलिए अब आगे हम बात करें तो आगे के लिए हम ये कहें, यहाँ पर डिपेंडेचर की बात कर लें तो आर जो रो जो होता है, ये रो ओनली एंड ओनली डिपेंड करता है पदार्थ की प्रकृति पर, मतलब नेचर पर आपका, और दूसरा ही डिपेंड करता है आपका जो है टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर बढ़ने से रो भी आपका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस तरह से ये रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की डिपेंडेचर यहाँ पर हम कहते हैं, ठीक है। तो अब जो आगे हम बात करें तो आगे हमारे पास में है प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। हम दोनों की बात करेंगे, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। तो इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, ये फॉर्मूला हमारे पास होता है, जैसे कि हम जनरेट कर ले 11th क्लास में आप लोगों ने इस चीज़ को देखा है। जैसे अल्फ़ा होता है आपका, अल्फ़ा जो है ये कहलाता है आपका रैखिक प्रसार गुणांक, लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट होता है। ये होता है चेंज इन लेंथ, लंबाई में परिवर्तन, डिवाइड बाय प्रारंभिक लंबाई इनिशियल लेंथ, और इनटू टेम्परेचर में ये चेंजेस की हम बात करते हैं यहाँ पर। तो एल डेल टी होता है, ठीक है। तो हम यहाँ से अगर कह दें कि यहाँ से L को मैं बोल दूँ L1 बोल दूँ या L0 बोल दूँ, तो L0 अल्फा डेल टी, अरे भाई L को मैंने इनिशियल लेंथ बोल दिया 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो अल्फा और ये साथ में बन जाता है आपका डेल टी, इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं और इजिकल टू इधर बनता है L, तो L फाइनल लेंथ और L0 इनिशियल लेंथ, यही तो इसका डिफरेंस आता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं L इजिकल टू L0 प्लस, इसको हमने क्या किया, राइट हैंड साइड में इसको भेज दिया अल्फा डेल टी, और यहाँ से तो फॉर्मूला हमारे पास बन जाता है L इजिकल टू L0 कॉमन निकाल लिया और 1 प्लस अल्फा डेल टी। अब बिकॉज ऑफ हम यहाँ से कह सकते हैं कि भाई L बिल्कुल R पर डिपेंड करता है, L जो है वो R पर डिपेंड करता है, L बढ़ने से R भी बढ़ जाता है। तो इस फॉर्मूले को हम रिप्लेस कर सकते हैं, L को रिप्लेस कर सकता हूँ मैं रेजिस्टेंस से, T डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस से प्रतिरोध है। L0 क्या है, R0 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस है, 1 प्लस अल्फा डेल टी, ये होता है आपका यहाँ अल्फा रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट कहलाता है। इसको अपन बोलते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। साथ ही साथ चूंकि हम अगर एकांक लंबाई और एकांक क्षेत्रफल की बात करें तो R रो के इक्वल होता है। इस फॉर्मूले में अगर हम देखें, इस फॉर्मूले में देख रहे हैं कि यदि A बराबर 1 रख दूं और L बराबर 1 रख दूं तो रो इज इक्वल टू R हो जाएगा। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि रो इज इक्वल टू रो 0 और 1 प्लस अल्फा डेल, ये चीज़ हमारे पास में यहाँ से बन जाते हैं। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलों की हेल्प से हम इजीली अल्फा मतलब रो 0 अल्फा और डेल टी, इन चारों में से कोई भी तीन हमें पता हो तो चौथे का वैल्यू आसानी से निकाला जा सकता है।
ठीक है, जैसे हम यहाँ से कहें कि आपका वापस से इसको हम अगर सॉल्व करें तो रो इज इक्वल टू ये बन जाता है रो ज़ीरो और प्लस ये बन जाता है रो ज़ीरो अल्फ़ा डेल टी हो जाता है। फिर यहाँ से हम इसको लिख दें रो माइनस रो ज़ीरो कर दें इसको हम, तो ये रहेगा आपका, ये रहा रो माइनस ये हो गया रो ज़ीरो इधर लेके आ गया और इजिकल टू ये बन गया आपका रो ज़ीरो अल्फ़ा डेल टी। अब अगर आपके पास डेल टी का वैल्यू निकालना है, टेम्परेचर चेंज निकालना है, तो रो माइनस रो ज़ीरो डिवाइड बाय रो ज़ीरो और अल्फ़ा और इजिकल टू ये डेल टी। डेल टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1। अब T1 पता है तो T2 को निकाल सकते हैं, रो ज़ीरो अल्फ़ा अगर हमें पता है तो अल्फ़ा का वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये फॉर्मूला है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और न्यूमेरिकल्स में फॉर्मूला बड़ा ही काम आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास में हो जाता है इतना इसके काम। अब हम बात कर लेते हैं कि